Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने एनटीपीसी के सेट नंबर 21 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों के द्वारा सेट 20 तक कराया गया है, और जो लोग भी अभी तक सेट 20 तक नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग जाइए और वो सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में अगर वो वीडियोस को देखते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर सही सही कर पाओगे वो क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है प्रीवियस ईयर का, उसमें जो डिस्कशन है वो काफ़ी उम्दा है, और जो भी फैक्ट्स अभी का भी है और उस समय का है, दोनों को कंपाइल करके एक अच्छी तरीके से बताया गया है, जो कि आपको अभी जो भी एग्जाम्स होगा उसमें से वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो उसका डिस्कशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग लेवल का है, ठीक ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोज़ को देखिए। हालांकि आप लोग अभी थोड़ा सा शांत पड़ गए हैं, थोड़ा सा आपका उत्साह में कमी दिखा है मेरे को, क्योंकि मैं इससे पहले सेट 19 तक आया तो वहाँ तक आपको मैं अच्छा तरीके से देखा कि आप लोग अच्छी तरीके से वीडियोज़ को देख रहे हैं। लेकिन जब सेट 20 आया तो उनमें वो सेट 20 में आपके द्वारा बहुत सारे लोगों के द्वारा वो वीडियोज़ को नहीं देखा गया, उसमें वैसा प्यार नहीं मिला जितना हम लोग की टीम डिजर्व करती है। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोज़ को जाएँ और देखें, जितने भी सेट है सारे के वीडियोज़ देखें, क्योंकि आपको उससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो ये जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के 18/4/2016 का शिफ्ट है, जो कि सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर जो हमारे चैनल पे कोई भी अभी नए हैं, जो हमारे चैनल से अभी न्यू जुड़े हैं, जो आज कल में जुड़े हैं, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रयास है कि आप लोग जीएस में या फिर जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सको, तो बस हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप लोग का सपोर्ट और प्यार का ज़रूरत है। तो बस आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि का जो माप का यूनिट है वो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। और ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस या द्रव या गैस से होकर संचालित होती है, यानी गुजरती है। तो ये था ध्वनि का माप, जो कि डेसिबल है, आप लोग सबको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? मोलास्का परिवार से कौन सा जीव संबंधित है? तो ये घोंघा जो है वो मोलास्का परिवार से संबंधित है। बाकी आपका जो कॉकरोच हो गया वो अर्थोपोडा हो गया, स्टारफिश हो गया वो आपका इकानोडर्मिटा हो गया, और केचुआ जो हो गया वो एनालिडा हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मोलास्का के बारे में पढ़ लेते हैं, अर्थोपोडा के बारे में पढ़ लेते हैं, एनालिडा के बारे में और इकानोडर्मिटा के बारे में। बस थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं। अगर जो आप लोग को चाहिए होगा कि ये जो टॉपिक है, जो फाइलम होता है, फाइलम का जो मोलास्का होता है, अर्थोपोडा होता है, एनालिडा होता है, इकानोडर्मिटा होता है, इस चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा कि मेरे को अच्छी तरीके से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से इस पर एक वीडियो चलाया जाएगा। तो वो आपके अनुसार आप बताओगे तभी किया जाएगा, आपके फीडबैक के अनुसार वो किया जाएगा। तो पहले मोलास्का के बारे में देखते हैं। मोलास्का क्या होता है? तो मोलास्का जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, और सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है? वो अर्थोपोडा होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोलास्का के बारे में, मोलास्का, क्योंकि यहाँ पे मोलास्का लिखा हुआ है, मोलास्का, ठीक है। तो मोलास्का जो होता है वो लार्जेस्ट सेकेंड फाइलम होता है, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। और ये जो होता है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, यानी ये स्थल और जल पे दोनों रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी मुलायम होती है, जिसके कारण ये मेंटल से ढके होते हैं। मतलब जब मुलायम होगा तो अब कुछ भी उस पर गिरेगा तो उसको प्रभावित हो जाएगा, तो ये मेंटल से ढके हो, तो मेंटल जो होता है वो थोड़ा हार्ड बना रहता है। उससे क्या होता है कि उस पर कुछ गिरेगा या फिर कुछ टच भी होगा तो उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें तुम्हारा मोलास्का में तुम्हारा एग्जाम्पल होता है एप्पल स्नेल हो गया, टस्क सेल हो गया और कटल फिश हो गया। ये जो है वो मोलास्का के बारे में था। अब अगला आता है अर्थोपोडा, ठीक है। अर्थोपोडा के बारे में देखना है तो अर्थोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है, जिसमें
इंसेक्ट्स लोग आते हैं, इंसेक्ट से जो भी प्रजाति होता है वो अर्थोपोडा में आते हैं। और जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं उनमें से 2/3 जो होता है वो अर्थोपोडा ही होता है। इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल होता है हनी वी हो गया, सिल्क बॉम हो गया, सिल्क बॉम मतलब रेशम कीट हो गया, फिर एनाफिलस हो गया। एनाफिलस मतलब समझते हैं क्या होता है? जो भी हम लोग किसी को मलेरिया होता है तो वो एनाफिलस मच्छर को काटने से ही होता है। तो एनाफिलस जो है वो मच्छर का प्रकार है। मॉस्किटोज वगैरह जो होते हैं वो भी अर्थोपोडा में ही आते हैं। तो ये था आपको अर्थोपोडा के बारे में। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? एनालिडा। एनालिडा क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। एनालिडा क्या है? एनीलिडा। तो एनीलिडा जो होता है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, यानी ये जल में और स्थल में दोनों में रहते हैं। जिस तरीके से हमारे बॉडी में किडनी होते हैं, किडनी काम क्या होता है? हम लोग को जो भी यूरिन वगैरह का अच्छी तरीके से ये करना होता है तो वो किडनी काम होता है प्यूरिफाई करने का। तो उसी तरीके से इसमें नेफ्रीडिया पाया जाता है, और नेफ्रीडिया हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रेशन में। एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है। तो ये अपना था नेफ्रीडिया के बारे में। नेफ्रीडिया कहाँ पाया जाता है? एनालिडा में पाया जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, जैसे हो गया अर्थवॉर्म हो गया और लीक वगैरह। लीक मतलब क्या? जो आप जोक देखते हो ना, तो वो एनालिडा का ही प्रकार है। अब देखते हैं इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा के बारे में, ठीक है। मैं इतना लिख नहीं सकता हूँ, मैं से ही थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग जो भी फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, अगर जो आपका इच्छा होगा तो आप अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो इकाइनोडर्मिटा जो होता है वो स्पेनी बॉडीड होते हैं। स्पेनी बॉडी मतलब क्या? कांटेदार बॉडी, समझे। और कांटेदार बॉडी होता है। और ये जो होते हैं, जो इकाइनोडर्मिटा का जीव होते हैं, वो मरीन में रहते हैं। मरीन मतलब समुद्र में रहते हैं। जो भी खारा पानी रहता है ना, वहाँ पे इकाइनोडर्मिटा लोग रहते हैं, समझे। उसके बाद इनमें से एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। जो इकाइनोडर्मिटा होता है उनमें एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो चलने में या कोई चीज़ को पकड़ना है, मतलब कोई फूड, कोई मतलब उसका कोई भी चीज़ शिकार को पकड़ना है तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही पकड़ता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होता है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा आपका इकाइनोडर्मिटा में, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो होता है वो भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के कारण होता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या क्या काम हो गया? जो इकाइनोडर्मिटा चलता है, कुछ चीज़ को पकड़ना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। इसका एग्जाम्पल होता है स्टारफिश हो गया, सी लिली हो गया और ब्रिटल स्टार हो गया। तो ये था आपका इकाइनोडर्मिटा के बारे में। एक फैक्ट्स और छूट रहा है एनालिडा के बारे में। एनालिडा में एक पैरापोडिया पाया जाता है जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एनालिडा जो तैरता है ना, वो पैरापोडिया के थ्रू ही तैरता है। ये था आपके मोलास्का, अर्थोपोडा, एनालिडा, इकाइनोडर्मिटा। तो ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका स्टारफिश किस में आता है, आपका जो लीक आ गया वो किस में आता है, कटल फिश किस में आता है, एप्पल स्नेल किस में आता है। तो वो एग्जाम में आपको आएगा, तो इसके लिए आपको फैक्ट्स चाहिए ताकि आप लोग एक ओवरव्यू आपको पता हो और आप एग्जाम में सही करो। तो अगर जो आपको चाहिए कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर जो आपको इसके बारे में सारे फैक्ट्स देखना है, तो आप लोग कमेंट में जैसा बोलिएगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है? थर्ड क्वेश्चन है मेकिंग इंडिया ऑसम। तो इसका लेखक कौन है? आप लोग सबको पता होगा। तो इसका लेखक जो है वो चेतन भगत जी हैं। कौन है? चेतन भगत जी। और चेतन भगत जी के बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे उपन्यास आते हैं। उन्होंने एक दो मूवीज़ भी अच्छे तरीके से लिखा है। आप लोग देखे होंगे टू स्टेट्स मूवी। जो टू स्टेट्स मूवी है वो चेतन भगत के द्वारा ही लिखा गया है। तो जो ये मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका है वो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसमें और कुछ बात नहीं करना है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? तो MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वही MIPS का अर्थ होता है। और ये कंप्यूटर शब्दावली है, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी आपको एक सेकेंड में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आपका MIPS का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है? तो शक्कर के घोल में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग के डेली यूज में आप देखते होंगे, अब कोई पानी है, आप उसमें शक्कर घोल दिए तो क्या होता है? वो घुल जाता है। तो वो घुला हुआ पदार्थ के रूप में शक्कर का घोल शक्कर होता है, ठीक है। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो नर्व सेंटर मतलब क्या होता है? हम लोग में भी नर्व सिस्टम होता है, जो भी हमारे दिमाग में नियंत्रित करना होता है, जो भी हम लोग का बुद्धि होता है, जो भी हम लोग का कार्य करना है, तो वो हमारे नर्व सिस्टम के द्वारा ही संचालित होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में भी नर्व सिस्टम होता है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू इसका नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है, और एल्गोरिदम एंड लॉगरिदम यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर भी कहा जाता है। जो भी कार्य करना होता है, जो भी चीज़ें करना होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो आपके कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही
इसका सब कुछ संचालित होता है। तो ये था आपका नर्व सिस्टम, जो कि कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कितना बार इसको बना चुके होंगे। तो जो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वो वाहनों के रियर व्यू मिरर में होता है। रियर व्यू मतलब जैसे आप कोई बाइक चला रहे हो या फिर आप कोई कार चला रहे हो, तो आपके पास में जो पीछे देखने का होता है वो रियर व्यू मिरर होता है, और आपका जो उसमें जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण पाया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो आप लोग सबको पता होगा। तो इसका कमेंट आप लोग को वीडियो के कमेंट में देना है, ठीक है, कि मतलब गाड़ी के जो होते हैं, जो कार के लाइट होता है, हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। इनका पुरावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इस कारण से अच्छी तरीके से हर कुछ देख सकते हैं हम लोग रियर व्यू जो मिरर होता है उसके थ्रू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्ट्रेट ड्राइव्स पुस्तक लेखक कौन है? जो भी क्रिकेट के दीवाने होंगे उनको पता चल गया होगा कि स्ट्रेट ड्राइव क्या होता है। अगर जब खेल रहे हो सीधे सीधे मार दो तो वो स्ट्रेट ड्राइव्स होता है। तो वो सुनील गावस्कर के द्वारा स्ट्रेट ड्राइव बुक्स लिखा गया था। वो उनके जो फेवरेट शॉट में से स्ट्रेट ड्राइव्स था, ठीक है। तो उनके द्वारा स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक लिखा गया। कौन किसके द्वारा? सुनील गावस्कर द्वारा, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेनाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? चेनाकेशवा मंदिर, तो चेनाकेशवा मंदिर का निर्माण होयसल सम्राट नरसिम्हा तृतीय ने सन 1268 ईस्वी में करवाया था। होयसल के जो सम्राट थे, इनका नाम क्या था? नरसिम्हा तृतीय के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर होयसल स्थापत्य कला उत्कृष्ट का उदाहरण है। स्थापत्य कला का यह उदाहरण है आपका कौन? चेनाकेशवा मंदिर, जो कि होयसल के राजा द्वारा निर्माण किया गया था। कब किया था? 1268 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मतलब आनुवंशिकता का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता का नियम प्रस्तावित किए गए थे। ग्रेगर जो मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के ऑगस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, आप लोग सबको पता होगा। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किए थे, ठीक है। मटर के जो दाना होता है ना, उस पर ही प्रयोग करके ये अनुवांशिक के नियम दिए थे। तो ये ग्रेगर मेंडल इसका आंसर है, जो कि अनुवांशिक के नियम को प्रस्तावित किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। और ये 1971 में इसको इंडिपेंडेंस कहां से मिला था? पाकिस्तान से मिला था, ठीक है। और बांग्लादेश का बात है तो कैपिटल कहाँ है? ढाका है। और मुद्रा जो करेंसी चलता है वो टका चलता है। तो ये था आपका बांग्लादेश के बारे में फैक्ट्स, जो कि उसका स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस था वो पाकिस्तान से मिला था, जिसमें इंडिया काफी सपोर्ट रहा था, आपको सबको पता होगा। इसमें कुछ और डिस्कशन करना नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ा नहीं रहा हूं तो ज्यादा लंबा जाऊंगा नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन है? मतलब पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट वर्ल्ड का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन है? तो इसका नाम कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा है। तो ये था आपका कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और ज्यादा बात करना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? उस चीन का महिला का नाम बताना है जो अंतरिक्ष पर सबसे पहली बार सैर की, सबसे पहले बार घूमे थे। इनका नाम लियू यांग था, जो कि चीन की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, समझे, जो कि आपका अंतरिक्ष का सैर किए थे। तो ये था लियू यांग के बारे में, जो कि चीनी महिला थी और सबसे प्रथम ये अंतरिक्ष की सैर किए थे महिला में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म का काम क्या होता है? तो प्रिज्म करता है प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है, ठीक है। प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो ये प्रिज्म का काम है, आप लोग सबको पता होगा इसके बारे में। अब इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय बना वो कब बना? तो ये 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय बना, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई कहाँ हुई? वो दिल्ली में हुई। और भारत के प्रथम जो न्यायाधीश थे वो श्री एच.जे. कानिया बने। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये
कौन बनी थी? तो ये फातिमा बीबी थी, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। समझे? तो ये 1950 में आपका सर्वोच्च न्यायालय का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो आप लोग सबको पता होगा, काफी आसान प्रश्न है। तो ये जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। समझे? और जयपुर में ही मतलब राजस्थान में ही एक जोधपुर है, जोधपुर है, उसको क्या बोलते हैं? नीले शहर। ठीक है, नीले शहर के नाम से जोधपुर को जाना जाता है और गुलाबी शहर के नाम से आपका जयपुर को जाना जाता है। तो ये था आपका गुलाबी शहर के बारे में बात। और मैं इसमें एक और फैक्ट बता दिया, नीले शहर, नीले को शहर कौन हो गया? जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, और दोनों रंगों का शहर है। मतलब आपको एक गुलाबी शहर, एक नीला शहर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्राणी द्वीप कहाँ स्थित है? नेत्राणी द्वीप जो है वो काफी शानदार प्लेस है। अगर जो आपको कभी अपने लाइफ में अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, देन आप कभी घूमने जाना, काफी मजा आने वाला है। तो ये कर्नाटक के आसपास में, लगभग कर्नाटक से 19 किलोमीटर दूर जो है वो नेत्राणी द्वीप है। एक आइसलैंड है, समझे, रिजॉर्ट वगैरह वहां पे है। तो नेत्राणी द्वीप जो है वो अरब सागर के कर्नाटक तट से 19 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है। तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के आसपास में है नेत्राणी द्वीप। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी का घनत्व क्या होता है? काफी आसान प्रश्न है, आप लोग सबको पता होगा। तो पानी का घनत्व जो होता है वो 1000 किलो घन मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले के चेरा वंश राज्यों पर शासन किया था। मतलब जो चेरा वंश था वो आजकल का जो इलाका है वो कहाँ कहाँ शासन किया था? तो ये तमिलनाडु है और केरल है, ये दो जगहों पे चेरा वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ये था आपका चेरा वंश के बारे में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? आप लोग सबको पता होगा www.com ये करते हैं, www ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो जो www है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? टिम वर्नर ली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1989 में किया गया था। कब किया था? 1989 में। केवल आप लोग www.com ये नहीं करते रहिए, इसके बारे में ये भी जानिए इसका आविष्कारक कौन है और इसका आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, तो इसका आविष्कारक जो थे टिम बर्नर ली थे और 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। www. ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप लोग सबको पता होगा कि विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अब ये बताइए कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? चलो मैं ही बता देता हूं। तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। अब स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी रोग जो होता है, स्कर्वी डिजीज क्या होता है? तो वो जो होता है वो विटामिन सी कमी से होता है। और जो आप लोग देखते होंगे कि आपके मसूड़े में सूजन आ जाना, ब्लड आ जाना, तो वो स्कर्वी वही रोग होता है। विटामिन सी की कमी का कारण और भी बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, आपके बॉडी में थकावट फील हो रहा है, अपने आप कहीं से ब्लीडिंग होना, जो बॉडी कोई पार्ट्स में दर्द होना, मसूड़े में सूजन होना, दांत कमजोर होना, या फिर आपको कभी किसी चीज़ से चोट लगा है, घाव हो गया है तो वो जल्दी से नहीं भर रहा है, या फिर आपका जो वोन है वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो अगर जो ये सब हो गया किसी को, तो इससे निजात कैसे पाना है, इसका उपचार कैसे करना है, तो सब कुछ विधि होगा। तो अगर जो आप लोग फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाते हैं, टमाटर खाते हैं, साइट्रस फूड खाते हैं, साइट्रस फूड मतलब खट्टे पदार्थ खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, और अंकुरित अनाज, जैसे कोई भी चना हो गया या मूंग हो गया, उसको आप पहले फुला दो और फुलाने के बाद कहीं बांध दो। तो जब बांध दोगे तो एक दिन के बाद उसमें अंकुर आ जाएगा। तो वो अंकुरित अनाज खाते हो तो भी ये विटामिन सी के कमी को रोकता है, यानी विटामिन सी आपको बॉडी में बढ़ाएगा, जिससे ये सब डिजीज आपको नहीं होगा। तो ये था विटामिन सी के बारे में और स्कर्वी के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। अगर जो कहीं बर्फ है तो उसको पिघलाना है जल्दी से हमको, तो ऐसा क्या चीज करें कि वो जल्दी पिघल जाए? तो उस पर क्या करेंगे, हम लोग नमक दे देंगे। नमक देंगे तो वो बर्फ क्या होगा, जल्दी से पिघल जाएगा। तो और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि मैं इसमें कुछ डिस्कस करूं।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जो आप लोग माउस यूज करते हो ना, कंप्यूटर का जो माउस होता है उसमें जायरोस्कोप का यूज करते हैं। और जायरोस्कोप डिस्क पर एक चरखा जिसमें रोटेशन की धुरी किसी भी अभिविन्यास के स्वतंत्र मानती है। जायरोस्कोप जो होता है वो कंप्यूटर के माउस में उपयोग किया जाता है। आप लोग माउस देखते हो ना, बीच में जो आपका ये होता है कर्सर गोल जैसा होता है, तो वो उसी टाइप का होता है, ठीक है। उसमें एक चरखा काम करता है, जो रोटेशन वगैरह होता है, जो भी आपको रोटेट करना होता है वो आपको जायरोस्कोप के थ्रू होता है, जो कि कंप्यूटर के माउस में पाया जाता है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन आज का है। बहुत जल्दी आपका सेशन खींच रहा हूं मैं, स्पीड में कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप लोग को चाहिए ही कि जल्दी से आपको हर कुछ मिल सके। तो मेरा कोशिश वही रहता है कि आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकूं। क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। तो गोवा किसका राज्य था? तो भारत की स्वतंत्रता पश्चात गोवा एक पुर्तगाली राज्य था, जिसका भारत में विजय सन 1961 में हुआ। जो विलय जो हुआ, विजय नहीं विलय, 1961 में इसका भारत में विलय हुआ। जो गोवा था वो पहले पुर्तगाली राज था, यहाँ पे पुर्तगाली लोग का शासन चल रहा था, ठीक है, जो कि 97 में इसका विलय हुआ। तो ये था आपका गोवा के बारे में फैक्ट्स, जो कि पुर्तगाली लोग का शासन था और 1961 में ये भारत में विलय हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? ये त्रिपुर कुमारन के द्वारा देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया गया था। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बस इतना जान लिया कि देशबंधु जो युवक संघ है उसका गठन त्रिपुर कुमारन के द्वारा किया गया था, जो 1904 से 1932 में मद्रास में किया गया था। कहाँ किया था? मद्रास में किया गया था। लेकिन अब ये देशबंधु नवयुवक संघ क्यों था, इसे क्यों स्टैब्लिश किया गया था, वो मुझे पता नहीं है। मैं गूगल भी करा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता चला। अगर जो आप लोग को पता किसी को है तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि देशबंधु जो युवक संघ था उसका बनाने का उद्देश्य क्या था। ये जो था वो 1904 से 1932 में मद्रास में स्टैब्लिश किया गया था, इतना मैं आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? ठीक है, तो जो खूफी पिरामिड है, यहाँ पे खफी लिखा गया है, खूफी, ठीक है, खूफी जो पिरामिड है वो खूफू, फिर से मैं लिख देता हूँ, खूफू। तो खूफू जो पिरामिड है वो मिस्र का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा पिरामिड है, ठीक है। तो ये बस इतना ही जाना था कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, इसका नाम क्या था? खूफू पिरामिड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? यानी डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और जो अल्फ्रेड नोबल थे वो स्वीडन के निवासी थे। स्वीडन जो कंट्री है ना, उसका ये सिटीजन थे। विश्व के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार जो होता है वो इनके द्वारा ही स्थापित न्यास द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो अल्फ्रेड नोबल, आप लोग सबको पता होगा, अभी नोबेल पुरस्कार भी सब लोगों को मिल रहा हो। जो डायनामाइट का आविष्कारक थे, इनके नाम से ही अभी पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है, ठीक है। ये स्वीडन के थे, तो ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल के किस राजा को हराया गया था? तो उनका नाम था लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन राजा को ये उनके द्वारा पराजित किया गया था। बख्तियार खिलजी जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपाही सलाहकार थे और खिलजी ने बंगाल पर विजय हासिल कर ली थी। किसके हरा के? लक्ष्मण सेन को हराकर, ठीक है। तो ये था आपके बख्तियार खिलजी के बारे में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ठीक है, ब्लैक ब्यूटी, ये नहीं कि जो काली लड़की है उसे ब्लैक ब्यूटी कर दें, ऐसा नहीं है। तो ब्लैक ब्यूटी जो होता है वो कच्चे रूप में पेट्रोलियम को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। जो भी आपका जो कच्चा, जो आपका पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया जाता है, वैसे आपको पेट्रोल को, वैसे पेट्रोलियम पदार्थ को ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सच में वो ब्लैक ब्यूटी है, ब्यूटी ही तो है। अगर जो हमारे पास पेट्रोल नहीं आता है, कच्चा पेट्रोल नहीं आता है, तो हम लोग अपने लाइफ में कैसे हर चीज़ को गुजारा कर सकेंगे? अब हम लोग को बाइक चलाना होता है तो वो पेट्रोल के थ्रू तो होता है, तो वो हमारे लिए ब्यूटी का जो काम करता है, ब्लैक है लेकिन काफ़ी ब्यूटी है। अब मूव करते हैं जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। सूखी बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह मुख्यतः कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। जो कूलिंग एजेंट होता है ना, उसमें आपका सूखी बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये था आपका आज एनटीपीसी का सेशन।
आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, शेयर मत कीजिए, जो भी आपका इच्छा है वो नहीं कीजिए, लेकिन लाइक कर दीजिए यार। इतना मेहनत से कोई वीडियो बना रहा है तो आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैं भी कुछ करूं। अगर जो आप लाइक कर दोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, ये तो मुझे पता है। आपका कुछ पैसा तो कट नहीं रहा है, बस तो लाइक तो करना है। अगर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, वो आप लोग के लिए तो है ये। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, वीडियो को सराहिएगा नहीं, वीडियो को लोग को बीच में शेयर नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, तो हमारी जो मोटिवेशन होता है ना वो सीधे नीचे गिर जाता है। तो आप लोग का काम है कि हमारे मोटिवेशन को ऊपर करें, ताकि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके, आप लोग के लिए नियमित रूप से एनटीपीसी का या जो भी एग्जाम्स आने वाला हो उसका सेट ला सके। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के रास्ते बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।